हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए नौवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस नए मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस नए मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62। तो 57 से 62 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 57 के अंदर क्या कर दे +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है 31। तो 62 से 31 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम क्या करें 62 को 2 से भाग कर दें तो मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 36। 31 से 36 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है 18। तो 36 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 18 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ 2 से भाग, उसके बाद में क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ 2 से भाग। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +5 फिर 2 से भाग फिर +5 फिर भाग यानी कि 2 से भाग। अब यहाँ पर देखिए +5 भाग 2 +5 भाग 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा कंटिन्यू +5 यानी कि 18 के अंदर यदि हम +5 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 18 के अंदर +5 करेंगे तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23 यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर
लगभग 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा केवल और केवल 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको 1 साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है या फिर किसी भी वजह से हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 88 का संबंध यहाँ पर 68 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 88 से यहाँ पर 68 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 76 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 88 से यहाँ पर 68 कैसे बना है। तो मेरे भाई 88 से यहाँ पर 68 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 का गुणा 8 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 64। अब 64 से 68 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 64 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 64 और 4 मिलकर बन जाएगा 68। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 68 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 76 के अंदर और इस 76 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 76 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मेरे भाई 76 की दोनों संख्याओं को सबसे पहले आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 76 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 छिके 42। और मेरे भाई जिस प्रकार से 64 के अंदर +4 किया गया है उसी प्रकार से हम 42 के अंदर भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे। तो 42 और 4 मिलकर बन जाएगा 46। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 46। अब हमें देखना है कि संख्या 46 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 46 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एम एन का भाई है और बी एन का भाई है, इसी प्रकार एम डी का भाई है,
किंतु एन डी का भाई नहीं है, तो एन का डी से क्या संबंध है बताइए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि एन का डी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि एन का डी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि एम एन का भाई है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम एक छोटा सा डायग्राम तैयार करेंगे। बोल रहा है कि एम एन का भाई है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए और बी एन का भाई है, यानी कि यहां पर देखिए जो ये बी है ये क्या है, ये भी इस एन का भाई है। इसी प्रकार एम डी का भाई है, यानी कि जो ये एम है ये क्या है, इस डी का भाई है, ठीक है। आगे बोल रहा है किंतु एन डी का भाई नहीं है, यानी कि जो ये एन है ये इस डी का भाई नहीं है, तो एन का डी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये सभी आपस में क्या है, बहन भाई हैं। तो यहां पर प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि एम है ये क्या है, इस एन का भाई है, ठीक है। बी है ये भी इस एन का भाई है। इसी प्रकार एम डी का भाई है, यानी कि जो ये एम है ये इस डी का भाई है, किंतु एन है ये इस डी का भाई नहीं है, यानी कि मेरे भाई एन इस डी का भाई नहीं है तो क्या है, बहन है। यानी कि एन का डी से क्या संबंध है, तो एन डी की क्या है, बहन है। अब हमें देखना है कि बहन शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है बहन शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 23, 23 के बाद में दिया गया है 29, 29 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 39 और मेरे भाई 39 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 23, 23 से कितना बन रहा है 29, तो 23 से 29 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 23 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 23 और 6 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 31, तो 29 से 31 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 29 और 2 मिलकर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 37, 31 से 37 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 31 में क्या कर दें +6 कर दें तो 31 और 6 मिलकर बन जाएगा 37। फिर देखिए 37 से कितना बन रहा है 39, तो 37 से 39 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 37 में भी क्या कर दें +2 कर दें तो 37 और 2 मिलकर बन जाएगा 39। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 39 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है और पता लगाना है यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +6, उसके बाद में क्या हुआ +2, फिर उसके बाद में क्या हुआ +6,
फिर उसके बाद में क्या हुआ +2, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +6 +2 +6 +2। अब +2 के बाद में क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा +6, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। कैसे, यदि हम 39 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 39 और 6 मिलकर बन जाएगा 45, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 45। अब हमें देखना है कि संख्या 45 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 45 हमें दी गई है ऑप्शन एक के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 27 नवंबर को। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 7, 7 के बाद में 13, 13 के बाद में 12 और 12 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सीरीज में दिया गया है 3, 3 से कितना बन रहा है 2, तो 3 से 2 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 3 में से क्या कर दें, -1 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 2। फिर देखिए 2 से कितना बन रहा है 8, तो 2 से 8 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें, तो 2 और 6 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 7, 8 से 7 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 8 में से क्या कर दें, -1 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 13, 7 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 7 में क्या कर दें, +6 कर दें, तो 7 और 6 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 12, तो 13 से 12 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 13 में से क्या कर दें, -1 कर दें, तो बन जाएगा 12। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 12 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ -1, उसके बाद में क्या हुआ +6, उसके बाद में क्या हुआ -1, उसके बाद में क्या हुआ +6, फिर उसके बाद में क्या हुआ -1। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है -1 +6 -1 +6 -1। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस कंटिन्यूस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो -1 के बाद में हो जाएगा +6, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। कैसे, यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +6 कर दें, तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 18। अब हमें देखना है कि संख्या 18 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 18 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्नलिखित में से प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, जल को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर निकलती है क्लोरीन गैस। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो नकारात्मक त्वरण है यह मेरे भाई वेग की दिशा के विपरीत होता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम और ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम धातु कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सबसे कठोरतम धातु है टंगस्टन धातु। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से मैग्नीशियम पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पादपों में जाइलम ऊतक किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड, और मेरे भाई 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। आपसे पूछा गया है कि पादपों में जाइलम ऊतक किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पादपों में जाइलम ऊतक जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। स्टार्च मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन बी है दुर्बल नाभिकीय बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी है प्रबल नाभिकीय बल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने वाले बल को कहा जाता है प्रबल नाभिकीय बल। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और इसी के साथ में देखिए आपको इस 11,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों के मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और मेरे भाई आपके एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी पीडीएफ सेट में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और आपके एग्जाम के मात्र 1 से 2 दिन भी शेष बचे हुए हैं तो आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देखकर जाना, ठीक है। और देखिए 90% स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर अभी तक हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही।
क्लास यदि आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। ठीक है।